एप-1 एक शाट। एप-1 एक शर्त। मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया, जहाँ के लोगों के पास जादू तो नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहाँ हर कोई, मार्कस, पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था ओहान साम्राज्य, और ओहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मेसिडोरिया शहर। मेसिडोरिया शहर के एक खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गई और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। आज मैं 0 रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बनके रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थी। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो 0 रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक ये एकलव्य एक बार फिर से 0 रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपनी दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। ये आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहे था जिसने पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, 0 रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से 0 था, 0 है और आगे भी 0 ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा, और मेरे हिसाब से अब इस 0 की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जांबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता है एल। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसिडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद
उसकी सबसे अच्छी दोस्त ईरा भी भाग चुकी थी। ईरा भीड़ में से निकलते हुए बाहर आए और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी ईरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। ईरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और ईरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नज़र अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नज़र ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेरदिल सेनापति रह चुके थे और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। ये इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर शौर्य दल के प्रमुख अरेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक, सब ठीक तो है? अरेंद्र के इस सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए एक खास चीज लेकर आई हूँ। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियाँ एक बार फिर से मिल जाएगी। अरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी हुई बोतलें दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत, ये तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत अरेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना कि ये करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी है। उसकी बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ लारा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो ही कि अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और कम भी हो सकती हैं। अरेंद्र अपनी बात को पूरी करते उसके पहले कि लारा ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ध्रुव का शक्ति का सितारा तो वैसे भी 3 पर ही है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है? इससे पहले कि अरेंद्र कुछ कहते, लारा की इस बात पर अब ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा,
तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने अरेंद्र के पास आकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तुमसे इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है। अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, ये रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी है, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देखकर अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसे लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अंबर दल की लीडर बनने वाली हूँ, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा किसी कमज़ोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। अंबर दल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अरेंद्र ने उससे कहा, तो ये है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस बार लारा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताएं कि मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा। लारा की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान ले और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दे, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना जरूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। ध्रुव के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे तो तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी। जब बदनामी होनी ही है तो क्यों न दोनों की हो। इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूँ जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आयल। इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थी। माहौल गर्माता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड्स अपनी आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने उससे पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते का तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। लारा की ये शर्त सुनते ही शौर्य महल में एक सन्नाटा छा गया था। अब सभी की नजरें ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव अपनी मंगेतर लारा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो ध्रुव की शक्तियां पिछले 3 सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी?
कैसे लड़ेगा ध्रुव अपने से शक्ति वाली लारा से। जादुई अंगूठी इक्वल्स। ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा अभी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में ईरा दिखाई दिया। ईरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी ईरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे ईरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। ईरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बात और, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा ज़यान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं ज़यान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर जो कुछ भी किया उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था, और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के तीसरे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त ईरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने ईरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद ईरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा, मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही है? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे, आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा मां। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे कि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों मां? आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थककर उसने कहा, मां, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी मां की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूमकर देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर
से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साय के रूप में बाहर निकला। फिर उस साय ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हाँ, वो बात कुछ अलग ही है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ बढ़ नहीं रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मैसेडोरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका है। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। ये बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के इस सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साय की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया और अब ध्रुव न चाहते हुए भी उस साय की बातों को सुनना चाहता था। तभी उस साय ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूं कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने लगोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साय की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साय की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। ध्रुव को इस तरह से गुस्सा होते देखकर उस साय ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है।
अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे आकर उस साय से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें उसका कारण समझ आ जाएगा। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ध्रुव के इतना कहते ही वो सफेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास से बहुत तेजी से निकला। वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से जमीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जमीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर, तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्मा शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज बनाऊंगा, अमृतधारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? अमृतधारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियों लिखकर दे रहा हूँ, उसका इंतजाम करो। जब अमृतधारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज़ है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृतधारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज थमा दिया। उस कागज को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत ही महंगी है। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीजें लाने को कहा है, और तुम अभी से मुझे अपनी परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृतधारा की मार्कस में क्या कीमत है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुन विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूँ। तुम इस अंगूठी को पहन लेना और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे? इतना कहते हुए विदुर ध्रुव की अंगूठी में जाकर गायब हो गए। बाजार शक्ति चक्र A3 बाजार। ध्रुव को किसी के कदमों की आहट से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में कोई ना कोई उसकी तरफ आ रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि ये कदमों की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन ईरा की थी। ध्रुव को देखते ही ईरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहाँ पर चली आई। ध्रुव ने अपनी नाराज़गी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहीं पर मिल सकता हूँ? ईरा ने कहा, मैं जानती हूँ ध्रुव कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, इसीलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। ध्रुव को ईरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल ईरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, चाहे तुम्हारे सामने कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईरा का अपने लिए ये लगाव देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी परेशानी याद आई और उसने ईरा से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, ईरा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं? ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर ईरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसे कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी, और पड़ती भी तो उसके पिता अरेंद्र हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, ये सवाल ईरा के मन में चल रहा था। ईरा ध्रुव से कुछ कहती उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता। मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा है।
तब ईरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफी होंगे? ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिक्के तुम्हें जल्द ही लौटा दूं। शुक्रिया ईरा इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद ईरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खरीदना चाहते हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाजार घूमने चल सकती हूँ? ध्रुव इस बारे में ईरा को ना ही साफ साफ मना कर सकता था और न ही उसे ज्यादा कुछ बता सकता था, पर क्योंकि ईरा उसकी मदद कर रही थी इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है कल हम बाजार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों शौर्य महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाजार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ध्रुव और ईरा मैसेडोरिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। बाजार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज के मुकाबले आज का बाजार कुछ अलग नजर आ रहा था। हालांकि उसे बाजार में शौर्यदल के सैनिक भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि यकीनन ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तभी ध्रुव और ईरा के कानों में एक आवाज पड़ी, अरे ध्रुव और ईरा, आप दोनों यहाँ। इतना सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से शौर्यदल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है। उस शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है। सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, आप बताएं बाजार में आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक सीटी बजा दीजिएगा। मैं या मेरे सैनिक हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात पर ध्रुव और ईरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद ईरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उससे बात करने लगा। विदुर की आवाज़ ध्रुव के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान ईरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन नहीं हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ध्रुव के इतना कहते ही ईरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इस बीच अचानक ध्रुव की नज़र फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने ईरा से कहा, ईरा, तुम ये सामान लेकर यहाँ से निकलो। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूंगा। तब तक मैं ये पता लगाकर आता हूँ कि ये कौन लोग हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। ईरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर ईरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई जानने के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। ईरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। ईरा ने जैसे ही अपने नजरें उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर कंकाल का एक टैटू बना हुआ था। वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता उससे पहले ही ईरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मेकी, मैं जानती हूँ कि तुम आमिश दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ईरा की इस बात पर मेकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ईरा, तुम करो न अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। ईरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा,
मेकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, एल बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। एल ईरा के इस तरह के बर्ताव पर मेकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखा और अपनी जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर ईरा को दिखाते हुए कहा, ये खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो ईरा, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ बाजार घूम लेंगे। ईरा मेकी को मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट में लगे हुए एक मेटल पर गई। ये मेटल ध्रुव की शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता था। इस मेटल को देखकर ईरा का मन बदलने लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैं ये ब्रेसलेट रख लेती हूँ, इसमें लगे मेटल को निकालकर ध्रुव को दे दूंगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूंगी। मन ही मन ये सोचते हुए ईरा ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी। एल जिसे देखकर मेकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ईरा को किसी सोच में डूबा देखकर मेकी ने कहा, ईरा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, शौर्य दल और आमिष दल दोनों ही मेसोडोरिया शहर के सबसे अच्छे दलों में से हैं। हम लोगों में इस तरह के तोहफे देना एक आम बात है। ईरा का ध्यान मेकी की बातों पर नहीं बल्कि ब्रेसलेट में लगे मेटल पर था। उसने जैसे ही ब्रेसलेट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ वहीं पर रोक दिया। ईरा ने उस तरफ देखा तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने ईरा से नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किस तरह का इंसान है? ईरा से इतना कहने के बाद ध्रुव ने मेकी की तरफ देखा और कहा, मेकी, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखो, ईरा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के बीच में आ जाने से मेकी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंच गया, लेकिन ईरा भी वहीं पर मौजूद थी, इसलिए मेकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखा। उसने कहा, मैं तो ईरा को तोहफे में सिर्फ ये ब्रेसलेट देना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ध्रुव मेकी को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वजह ये थी कि शौर्य दल और आमिष दल के आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे। ध्रुव ने बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे लड़कियों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं ये पूरा मेसोडोरिया शहर जानता है मेकी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये घटिया तरीका किसी और लड़की पर आजमाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना एक कदम मेकी की ओर बढ़ाया और उसके ठीक सामने तनकर खड़े होते हुए उसकी आंखों में औंखें डालकर कहा, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम ईरा से हमेशा दूर रहो, समझे? अब मेकी का सब्र टूट रहा था। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर आमिष दल के कुछ सैनिकों ने ध्रुव और ईरा को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी इस हरकत को देखने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए मेकी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ एक सीटी मारी। ध्रुव की इस सीटी की आवाज के साथ ही 15 to 20 शौर्य दल के सैनिकों ने वहां आकर आमिष दल के सैनिकों को घेर लिया। अलग पूरे बाजार का ध्यान सिर्फ उन लोगों पर था। ये देखकर मेकी को समझ आ गया था कि वो अब पूरी तरह से घिर चुका है, इसलिए उसने कहा, मर्द हो तो अपने सैनिकों का सहारा छोड़कर खुद मेरा मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। ध्रुव ने उसकी इस बात का साफ साफ जवाब देते हुए कहा, तो तुम मुझसे यहाँ पर मुकाबला करना चाहते हो, और तुम्हारे हिसाब से अगर मैं मर्द हूँ तो तुमसे मुकाबला करूँ? हाँ, अगर मर्द हो तो अकेले मेरा मुकाबला करो। मेकी की इस बात पर ध्रुव ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? ध्रुव के इस सवाल का मेकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव ने कहा, मेकी, तुम 23 साल के हो और मैं 15, यानी मैं तुमसे उम्र में काफी छोटा हूँ, तो क्या तुम सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव के इतना कहते ही वहां मौजूद भीड़ का ध्यान उन दोनों पर चला गया। ध्रुव का इस तरह का बर्ताव देखकर मेकी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी ध्रुव ने वहां मौजूद भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचकर मेकी पर हंसते हुए कहा, देखो देखो सभी देखो जरा, आमिष दल के लीडर का बेटा मेकी मुझसे एक बच्चे से लड़ना चाहता है। और मैंने तो अभी तक यूथ सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया है। मुझ जैसे को हराकर आमिष दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। ध्रुव की इस बात पर बाजार की भीड़ ठहाकों के साथ मेकी पर हंसने लगी। अपने आप पर इतने लोगों को हंसता हुआ देखकर मेकी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि ध्रुव अपनी कम उम्र का फायदा उठाकर सबके सामने उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने ध्रुव के पास आते हुए कहा, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन मैं बहुत जल्द तेरे लिए भी एक तोहफा लाऊंगा और वो तोहफा बहुत दर्दनाक होगा। इतना कहते हुए मेकी मुस्कुराकर अपने सैनिकों के साथ वहां से गुस्से में जाने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखा और सवाल किया, अरे हाँ, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया। मैंने सुना है कि जयान परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, क्या ये बात सच है? ये कहते ही मेकी ध्रुव पर हंसने लगा।
और फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, सच कहूँ तो ये अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम एक शून्य हो जिसकी जोड़ी शायद लारा के साथ कभी नहीं जमती। मेकी ने लारा की बात को बीच में लाकर एक बार फिर से ध्रुव के जख्मों को कुरेद दिया था। ध्रुव गुस्से में कुछ कर बैठता, इससे पहले ही अंगूठी में से विदुर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और मेकी उस पर हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तभी ईरा ने उसे रोका और समझाते हुए कहा, जाने दो उसे ध्रुव, मेकी एक पागल कुत्ते की तरह है, उसे भौंकने की आदत है। ईरा की बातों को मानकर ध्रुव ने अपने आप को संभाला और खुद से कहा, आमिष दल के लोगों का हमारे इस बाजार में घूमना सही नहीं है, इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ध्रुव के गुस्से को शांत करने के लिए ईरा ने कहा, क्या हमें कुछ और सामान भी खरीदना है या फिर हम घर चले? नहीं, अभी हमें कुछ और सामान भी लेना है। ठीक है तो चलो हम जल्दी यहाँ से चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एक दुकान पर ध्रुव को एक चमकदार काला पत्थर दिखा, जिसे देखकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए। क्योंकि अंगूठी में से विदुर ने ध्रुव को वो काला पत्थर खरीदने का इशारा किया था। ध्रुव ने उस पत्थर को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। जब ईरा ने ये देखा तो उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम इस चमकदार पत्थर के बारे में कुछ जानते हो? ध्रुव अभी भी गौर से उस चमकदार पत्थर को देख रहा था। उसने ईरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जानता। तो क्या हम ये खरीदने वाले हैं? हाँ, हम ये खरीदने वाले हैं। ओफो ध्रुव, जब तुम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? पता नहीं, बस मेरा मन कह रहा है कि मुझे ये खरीदना चाहिए। उस चमकदार पत्थर को गौर से देखते हुए ध्रुव ने मन ही मन कहा, अब होगी मेरी असली ट्रेनिंग शुरू। नए दिन की शुरुआत। शक्ति चक्र 1-4, एक नए दिन की शुरुआत। ईरा को नहीं समझ आया कि ध्रुव उस काले चमकदार पत्थर को क्यों खरीदना चाहता था। बाजार में घूमकर थक चुकी ईरा ने कहा, ध्रुव अगर अब तुम्हारी खरीदारी पूरी हो गई हो तो क्या हम घर चले? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ईरा की तरफ देखा और हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। ध्रुव मन ही मन खुद से कहने लगा, आखिरकार अब वो दिन करीब है जब मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में ध्रुव और ईरा शौर्य महल पहुंच गया। ईरा के अपने कमरे में जाने के बाद ध्रुव सबसे ऊपर बने अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए जोश के साथ कहा, आचार्य देखो, मैं वो सब कुछ लेकर आ गया जो आपने मुझसे लाने को कहा था। ध्रुव के इतना कहते ही उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग की रोशनी तेजी से बाहर निकली, जिसके झटके से ध्रुव जमीन पर जा गिरा। अपने आप को संभालते हुए खड़े होकर उसने कहा, हर बार इस तरह से आना जरूरी है क्या? मुझे कुछ हो जाता तो? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने हंसकर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर ध्रुव ने थोड़ा बेरुखी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो तो देख ही रहा हूँ। पहले तो खुद ही मुझे चोट पहुंचाते हो और फिर खुद ही कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल ध्रुव ने अपने बैग के सामने रखी टेबल पर सारा सामान रख दिया और पूरे जोश में कहा, ये देखो, आपने जो जो सामान लाने को बोला था मैं वो सब कुछ लेकर आ गया हूँ। अब आप जल्दी से मेरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये जोश देखकर, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जल्दी से एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ। आचार्य के मुंह से ये सुनकर ध्रुव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो उनकी बात मानते हुए कुछ ही देर में एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आ गया। विदुर ने बाजार से लाए हुए सामान में से कुछ जड़ी बूटियों को उस गर्म पानी में डाल दिया। उन जड़ी बूटियों के पानी में घुलने से धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा और तभी अचानक विदुर ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही ध्रुव के कमरे में उसके बेड और उसके टेबल के बीच एक कालीन ने जगह ले ली। उस कालीन पर विदुर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आकर मेरे सामने बैठ जाओ। आचार्य की बात मानते हुए ध्रुव उनके ठीक सामने कालीन पर बैठ गया और ध्यान से विदुर को देखने लगा। देखते ही देखते ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए विदुर की हथेली से आग की लपटें निकलने लगी। अगले ही पल विदुर ने अपने दूसरे हाथ की हथेली को उस आग वाली हथेली के ऊपर रखा। ऐसा करने से वो आग बुझ गई। ये सब देखकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। तब विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगली बारी तुम्हारी ये एक बहुत ही साधारण सी टेक्निक है। इसके जरिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर में ताकत कितनी है। अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करते हुए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो।
विदुर की इस बात पर ध्रुव भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। एल अपनी आंखें बंद करते हुए ध्रुव ने वैसा ही किया जैसा विदुर ने कहा। एल और देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग जलने लगी, आग की लपटें बढ़ने लगी। तब विदुर ने कहा, अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करो और फिर दूसरे हाथ की हथेली से इस आग को काबू में करने की कोशिश करो। एल जैसा विदुर ने कहा, ध्रुव वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। एल देखते ही देखते उसकी हथेली से आग की लपटें और बढ़ने लगी। एल ध्रुव अब इस आग को संभाल नहीं पा रहा था। एल तब विदुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ध्रुव की हथेली पर रखा और उन आग की लपटों को ठंडा किया। एल अगले ही पल विदुर ने ध्रुव से पूछा, तुम ठीक तो हो ध्रुव? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। एल तब विदुर ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुम इसमें असफल रहोगे। मुझे तो लगा था कि तुम आग को जगा भी नहीं पाओगे। हालांकि तुम उसे ठंडा नहीं कर पाए, फिर भी तुमने अच्छी कोशिश की। अगले ही पल विदुर ने देखा कि ध्रुव उसे बैठे बैठे लहराते हुए नजर आने लगा था। एल जैसे ही विदुर ने ध्रुव को संभालने की कोशिश की, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। एल ये देखकर विदुर घबरा गए, क्योंकि ध्रुव कोई साधारण उल्टी नहीं बल्कि खून की उल्टियां कर रहा था। एल विदुर उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि ध्रुव बेहोश होकर कालीन पर गिर पड़ा। विदुर ने चीखते हुए कहा, ध्रुव अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। ध्रुव ये तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की ताकत देखने के लिए एक छोटा सा प्रयास था, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव की फिक्र करते हुए आचार्य विदुर ने उसके शरीर के सामने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया जिसमें से सफेद रंग का धुआं निकला। उस धुएं ने ध्रुव के पूरे शरीर को ढक लिया और देखते ही देखते ध्रुव की दोनों आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चला गया। तब विदुर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव, बहुत ही अच्छी। खुद से इतना कहने के बाद विदुर ने ध्रुव को कालीन पर सुला दिया और अपनी शक्तियों से ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा, अब से मेरा भविष्य भी तुम्हारे साथ है, तुम पर ही निर्भर है। कल से तुम्हारी जिंदगी के एक नए दिन की शुरुआत होगी। अगली सुबह जब ध्रुव की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव नजर आया। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल की ट्रेनिंग के दौरान वो उल्टी करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। कुछ देर के बाद ध्रुव का ध्यान हरे रंग से भरे हुए पानी के जार पर गया। उस जार को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो शायद वही है जो कल आचार्य गर्म पानी के से बना रहे थे। कहीं ये अमृतधारा तो नहीं जिसके बारे में आचार्य ने मुझे बताया था? इतना कहकर ध्रुव उस हरे पानी के जार के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसकी अंगूठी में से एक आवाज आई, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ध्रुव, ये वही अमृतधारा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और अगले ही पल विदुर ध्रुव की अंगूठी से बाहर आ गए और कहने लगे, तुम फिलहाल उससे दूर रहो और मैंने जो तुम्हें कुछ चीजें सिखाई थी उनको दोहराते रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें चमकीले काले पत्थर के बारे में कुछ चीजें बताना भूल गया था। उसे ध्यान से सुनो। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। ये चमकीला पत्थर मार्कस के किसी योद्धा का लगता है। इस पत्थर में क्लास 2 टेक्निक छिपी है जिसका नाम है वैक्यूम हैंड। हालांकि इसका लेवल जो है लो है। चमकीले पत्थर की एक खासियत जानकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। उसने जोश में आकर कहा, क्या बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी योद्धा की वैक्यूम हैंड टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। आप मुझे कब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे? ध्रुव को इतना खुश देखकर विदुर ने कहा, अरे रुको जरा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। विदुर के इतना कहने पर ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, तुम इस वैक्यूम हैंड टेक्निक का इस्तेमाल तब ही कर सकते हो जब तुम्हारी शक्ति का सितारा सामने वाले की शक्ति के सितारे से ज्यादा हो। ये बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सोच में डूब गया। तभी विदुर ने उसे वैक्यूम हैंड टेक्निक के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। और सबसे खास बात, पहले तुम्हें अपनी शक्ति को अगले सितारे तक ले जाना पड़ेगा, तभी तुम इस पत्थर में छुपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर ध्रुव हैरानी में पड़ गया। उसे हैरान देख विदुर ने कहा, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि कभी तुम्हारे हाथ मार्कस के किसी योद्धा की टेक्निक आई थी। विदुर की इस बात पर ध्रुव एकदम से जोश में आकर कहने लगा, आचार्य आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं मेहनत करने से डरता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस चमकीले पत्थर में जो टेक्निक छुपी हुई है
तुम उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। तब विदुर ने उसे एक अच्छी खबर देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने आप में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? विदुर के ये सवाल पूछते ही ध्रुव को एहसास हुआ कि शायद कल की ट्रेनिंग के बाद वो अपनी शक्तियों में एक सितारा आगे बढ़ चुका था। अब उसकी शक्तियां तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर आ चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ उसका एक अंदाजा था। ध्रुव अपनी बढ़ी हुई शक्ति को अच्छे से महसूस कर रहा था। वो इस बात की खुशी मनाता उससे पहले ही विदुर ने उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। मैंने जो अमृतधारा बनाई है वो ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाएगी। तुम एक बार फिर से बाजार जाने की तैयारी कर लो। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अभी तक तो आपने इसका इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी। क्या मुझे फिर से इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा? ध्रुव की इस बात का तुरंत जवाब देते हुए विदुर ने कहा, समय आने पर तुम्हें अमृतधारा की सारी खूबियां पता चल जाएगी। फिलहाल तुम फिर से पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचो। लेकिन मैं फिर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? तब विदुर ने उसे इस परेशानी का हल बताते हुए कहा, तुम चाहो तो अपने बाबा से इसके लिए पैसे ले सकते हो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को अपनी किसी भी मुसीबत के बारे में नहीं बताना चाहता। मेरी वजह से वो पहले से ही परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहते हो तो एक बार फिर से हीरा से मदद ले लो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, आचार्य, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक मैंने इरा को पहले के 1000 सोने के सिक्के ही नहीं लौटाए हैं, और आप है कि एक बार फिर से उससे मदद लेने की बात कर रहे हैं। इस पर विदुर ने बेपरवाह होते हुए कहा, देखो वो तुम्हें देखना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, तुम जो तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंचे हो, ये इस अमृतधारा का ही करिश्मा है। जब तुम ट्रेनिंग के बाद बेहोश हो गए थे तो अमृतधारा के पानी में लेटकर ही तुम्हारा शरीर फिर से ठीक हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अमृतधारा की एक खासियत सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वो अमृतधारा के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही विदुर ने कहा, फिलहाल तुम्हें इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को अगले सितारे तक ले जाना है तो तुम्हें बाजार से उन चीजों को फिर से खरीदना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें कई सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ठीक है, मुझे बार बार एक ही बात मत बताओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते हुए ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकल गया और इस परेशानी के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में जाकर बैठ गया। शौर्य महल से बाहर निकलते ही ध्रुव को शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड से कुछ आवाजें आने लगी। उन आवाजों से उसे समझ आ गया कि वहां पर दो योद्धाओं के बीच में प्रैक्टिस चल रही थी। ध्रुव ने बिना देर किए अपने कदमों को ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ा लिया। कुछ ही देर में वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गया और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसने कहा, ओह, तो ये बात है, आज इरा सनी को मजा चखा रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड मेसोडोरिया शहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस वक्त सनी और ईरा के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा था। सनी ध्रुव का बहुत दूर का भाई था। सनी और ध्रुव में ज्यादा बनती भी नहीं थी। सभी लोग तालियां बजाकर सनी और ईरा का हौसला बढ़ा रहे थे। वो दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के वार पर पलटवार कर रहे थे। इसी बीच सनी ने ईरा के मुंह पर मुक्की से जोरदार वार किया, लेकिन ईरा ने अपने चेहरे को बचाते हुए सीधे सनी के पैर पर पलटवार किया। इस वार से सनी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह पर धूल का गुबार नजर आने लगा। तब ईरा ने उससे कहा, क्यों, कैसी रही? जमीन पर पड़े सनी से इतना कहते हुए जैसे ही ईरा ने सामने देखा तो उसे ध्रुव नजर आया। वो ध्रुव के पास पहुंच गई और उसे गले लगाने लगी। ध्रुव के शरीर को देखकर उसे बहुत ही जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके शरीर में ये जो बदलाव नजर आ रहे हैं वो शक्ति के चौथे सितारे के हैं। तब ईरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। ईरा के इतना कहते ही ध्रुव ने अपने आप को देखना शुरू किया। तभी ईरा ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी शक्ति का एक सितारा बढ़ा लिया है। ध्रुव और ईरा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया।
उसने उन दोनों से कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। एक और चुनौती। एक और चुनौती। ध्रुव का ध्यान इरा की बातों से हटकर उस शख्स पर गया। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और अपने लंबे बालों की पोनी बना रखी थी। ये वो शख्स था जो ध्रुव का दूर का भाई होने के साथ साथ ध्रुव की शक्तियां कम होने पर उसका हमेशा ही मजाक उड़ाता था। ये सनी ही था जो इरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ध्रुव अपनी शक्तियों में तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंच गया था तो वो सनी से मुकाबले के बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव को अपनी अंगूठी में से विदुर की आवाज सुनाई दी। रुको, मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो शक्ति का 7वां सितारा भी पार कर चुका है और तुम अभी सिर्फ तीसरे सितारे से आगे बढ़े हो, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी सनी से दूर रहो। ध्रुव आचार्य विदुर की बातें सुन ही रहा था कि तब तक सनी उसके और नजदीक आकर खड़ा हो गया। तब ध्रुव के पास में ही खड़ी इरा ने सनी से कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे साथ चल रही है सनी, ना कि ध्रुव के साथ। तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। इतना कहते हुए इरा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और हवा में उड़कर सनी को पीछे धकेलने लगी। सनी भी इरा का सामना करते हुए हवा में पीछे जाने लगा। अगले ही पल दोनों मैदान के बीच में आ गए और एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों को ऐसे मुकाबला करता देख ध्रुव को इरा की फिक्र होने लगी। तभी अंगूठी में से विदुर ने कहा, तुम इरा की फिक्र मत करो, क्योंकि इस पूरे मैदान में एक अकेली वो ही है जो कि शक्ति के 8वें सितारे को पार कर चुकी है और 9वें सितारे पर है। उस दिन मेकी से उसने मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ध्रुव ने कहा, मुझे मालूम है। फिर विदुर ने ध्रुव को देखते हुए पूछा, तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझा। अमृतधारा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है इसलिए परेशान हुए, लेकिन तुम तो अपने बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते, इरा की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे करोगे इंतजाम? ध्रुव इस वक्त विदुर की बात जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर था। उधर विदुर अब फिक्र करते हुए दोबारा पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुकाबले में सनी ने तेजी से 10-12 कदमों को आगे बढ़ाते हुए ईरा को पैर पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। तब ईरा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को थोड़ा एक तरफ झुकाया, जिससे सनी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। ईरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों आया मजा, और कोशिश करनी है? उधर विदुर की छटपटाहट से ध्रुव का अपनी अंगूठी पर ध्यान गया। विदुर ने दोबारा ध्रुव से पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? तब ध्रुव ने एक सटीक जवाब देते हुए कहा, पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। ध्रुव की इस बात पर खुश होते हुए विदुर ने तुरंत पूछा, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ध्रुव ने कहा, बताता हूँ। पहले हम कहीं अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और फिर इस मुकाबले को देखते हुए इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव मैदान में चल रहे मुकाबले के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे वहां ऊंचाई पर कुछ खाली सीटें नजर आई। इसके बाद वो साइड से होते हुए उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं लोगों की भीड़ में कुछ 4-5 लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, हे काव्या, वो देखो कौन आ रहा है। उसके इतना कहते ही काव्या ने ध्रुव की ओर नजरें घुमाई। उसी वक्त ईरा ने भी सनी से मुकाबला करते करते ये देख लिया कि काव्या ध्रुव को देख रही थी। काव्या वो लड़की थी जिसने ध्रुव की शक्तियों का सितारा गिरने पर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन आज ध्रुव की शक्तियां बढ़ने से वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी और इसी वजह से काव्या उससे बात करना चाह रही थी। काव्या ने ध्रुव को अपनी ओर आते हुए देखकर खुद से कहा, माना कि मैंने ध्रुव से कई दिनों से बात नहीं की, लेकिन हो सकता है वो मुझसे नाराज ना हो सकता है वो मुझे अभी भी पसंद करता हो। एक बार बात तो करनी ही चाहिए। यही सोचकर काव्या ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी दोस्त मिनी ने उसे टोकते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ध्रुव से बात करना चाहती हो? अपनी दोस्त की इस बात पर काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बस वो दिख गया यहाँ तो सोचा बात कर लूं। लेकिन क्या वो तुझसे बात करेगा? इस बात पर काव्या ने उसे अपने तेवर में कहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? ओहो, तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम भूल ही गई कि तुमने उसे किस तरह से नजरअंदाज किया था। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करना चाहेगा।
तब काव्या ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने उसी तेवर में कहा, ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। काव्या की इस बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है देखते हैं। काव्या और उसकी दोस्त मिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तब तक ध्रुव मुकाबले को देखते हुए उनके नजदीक आ गया। मौका मिलते ही काव्या ने अपना एक हाथ उसकी ओर करते हुए उससे पुकारा, ध्रुव, हे ध्रुव। लेकिन ध्रुव इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। और ये देखकर काव्या की दोस्त मिनी और वहां बैठी दूसरी लड़कियां उस पर हंसने लगी। उन सभी के हंसते हुए चेहरों की तरफ जैसे ही काव्या ने गुस्से से पलटकर देखा तो सबने हंसना बंद कर दिया। तब तक ध्रुव उसके बहुत ही पास तक आ चुका था। ये देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, हे ध्रुव, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ध्रुव। इस बार काव्या की आवाज़ ध्रुव ने सुन ली और उसकी नज़रें काव्या से जा मिली। जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात पर इतराने के लिए काव्या ने जब मुड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अब सबकी हंसी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब काव्या ने पलटकर ध्रुव की ओर देखा तो वो उसके करीब से जा चुका था। जिस तरह से ध्रुव ने काव्या को नज़रअंदाज किया वो पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव है जो कभी उसके एक इशारे पर रुक जाया करता था। इतना कुछ होने के बाद काव्या ने गुस्से में ज़मीन पर पैर पटकते हुए कहा, इसे तो बाद में देख लूंगी। मैंने आगे बढ़कर इससे थोड़ी सी बात करना क्या चाहा, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझने लगल। इतना कहकर काव्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ध्रुव को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वही दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त ईरा की नज़र ध्रुव पर भी थी। जो ये देख चुकी थी कि ध्रुव ने किस तरह से काव्या को नज़रअंदाज किया था। ईरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो ध्रुव के इस फैसले से काफ़ी खुश थी। इसी बीच सनी ईरा के पीछे वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, ध्रुव ने ये देख चिल्लाते हुए कहा, ईरा जरा संभल कर। ध्रुव के चेहरे के हाव भाव को देखकर ईरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने ही वाला था। तब उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही वो किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी अपने आप को संभालने में नाकामयाब होकर नीचे जमीन पर जा गिरा जिससे धूल का गुबार उसके चेहरे पर आ गया। तब ईरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे, इस तरह तो तुम अपने घरवालों को क्या मुंह दिखाओगे। सनी ईरा की इस बात को सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख ईरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर वार किया। ईरा के इस वार से सनी उड़ते हुए मैदान से बाहर जा गिरा। ईरा के इस जोरदार हमले से सनी चारों खाने चित हो गया और ये मुकाबला ईरा जीत गई। इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग तालियां बजाकर ईरा को जीत की बधाई दे रहे थे। ईरा भी अपने साथ इस जीत की खुशी को समझते हुए ध्रुव के पास जाकर बैठ गई। उधर सनी मुकाबला हारने के बाद ईरा और ध्रुव को साथ देखकर और गुस्सा हो गया। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव कब तक खैर मनाएगा तू? एक बार मुकाबला करने के लिए मेरे सामने मैदान में उतर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, फिर चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। खुद से ये बात करते हुए सनी अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गया। वही मैदान में प्रैक्टिस के लिए फिर से शौर्य दल के 2 योद्धा मुकाबला करने की प्रैक्टिस करने के लिए उतर गए। इधर जैसे ही सनी अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठा, उसने देखा कि उसके साथ के सभी लोग इस वक्त ईरा और ध्रुव को ही देख रहे थे, जो कि हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर सनी से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में खड़े होकर खुद से कहा, ये दोनों शायद मुझ पर हंस रहे हैं। इस ध्रुव को तो अभी ही देखना पड़ेगा। सनी ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, वहीं पर बैठे हुए उसके साथियों में से किसी ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ध्यान से सनी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम ध्रुव के साथ साथ हीरा को कुछ बुरा भला कह दो। अगर ऐसा गलती से भी हो गया तो तुम्हारे दिल में उसे पाने की जो हसरत है वो अधूरी ही रह जाएगी। अपने दोस्त से इतना सुनने के बाद सनी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। सनी ईरा और ध्रुव दोनों के पास पहुंच चुका था। वो दोनों अभी भी उसी तरह से हंसते हुए बात कर रहे थे। सनी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? क्या तुम यहाँ किसी के साथ मुकाबले की प्रैक्टिस करने आए हो? ईरा जानती थी कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इस वक्त सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने आया था। सनी की इस बात पर ईरा ने ध्रुव की तरफदारी करते हुए कहा, सनी, तुम शायद भूल रहे हो कि जिस तरह से तुम शौर्य दल का हिस्सा हो, ठीक उसी तरह से ध्रुव भी शौर्य दल का हिस्सा है। वो कभी भी मुकाबले की प्रैक्टिस देखने के लिए यहाँ आ सकता है।
ईरा की बात पर सनी ने कहा, लेकिन इस तरह से मुकाबले की सिर्फ प्रैक्टिस देखने से तो काम नहीं बनेगा नयल। अगर ध्रुव को हमारे दल का नाम रोशन करना है तो उसे किसी ना किसी से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरना चाहिए। एल क्यों ध्रुव? ठीक कहा ना मैंने? ध्रुव इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही ईरा ने तुरंत कहा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने जो हमारे दल का नाम रोशन किया है वो काफ़ी था। ईरा के इतना कहते ही एक बार फिर से वो ध्रुव के साथ हंसने लगी। ये देख सनी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो तो वक्त वक्त की बात है, मुकाबले में एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ये तो होता ही है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो मैदान में उतरता है। तब ईरा ने कहा, तुम ध्रुव की चिंता मत करो सनी, और वैसे भी तुमने यही तो कहा न कि वक्त वक्त की बात है, तो वक्त आने पर एक दिन ध्रुव से तुम्हारा सामना जरूर होगा। ईरा की इस बात को सुनकर सनी के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपना दांव खेलते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ध्रुव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ध्रुव मेरा मुकाबला कर पाए। इस पर ईरा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उस पर भरोसा दिखाया और सख्ती से सनी को जवाब दिया, आएगा, जरूर आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने तुरंत ही कहा, ठीक है ईरा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज ही वो दिन तय कर लेते हैं जब ध्रुव मेरे साथ मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगा। सनी के इतना कहते ही ईरा थोड़ा हड़बड़ाने लगी। एल उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, जिसे देखते हुए सनी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम डर तो नहीं गई, ये सोचकर कि अगर ध्रुव मेरा मुकाबला करेगा तो कहीं उसको कुछ हो गया तो? अपने खिलाफ इतनी बातें सुनकर अब ध्रुव का खून खौलने लगा था। एल उसे अंगूठी में बंद विदुर और बाहर उसके साथ बैठी ईरा, दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव के इरादे अब कुछ और ही नजर आ रहे थे। एल वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले ही पल ध्रुव सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने उसे उकसाते हुए कहा, मैदान से बाहर जाने से क्या होगा ध्रुव? अगर बाहर ही जाना है तो तुम इस मैसेडोरिया शहर से ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? अब वहां मौजूद लोगों का ध्यान मैदान में चल रहे मुकाबलों की प्रैक्टिस से ज्यादा सनी और ध्रुव पर था। इतना सुनने के बाद ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और फिर कुछ सोचने के बाद एक बार फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी सनी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, चलो ठीक है ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद होने वाली यूथ सेरेमनी के वक्त हम दोनों के बीच एक फाइट तय करते हैं। बोलो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? सनी के इतना कहने के बाद अब सभी का ध्यान ध्रुव पर था। इस बार सनी ने सीधे सीधे ध्रुव को उससे मुकाबला करने के लिए ललकारा था।